अध्याय 2 देख रहे हैं, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसका मतलब है हिंदुस्तान की इकोनॉमी हो या कहीं की भी इकोनॉमी हो, हमको इकोनॉमी को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करना होता है। इसे हम क्षेत्रक कहते हैं। सेक्टर्स, फील्ड इकोनॉमी क्या बनती है, कैसे बनाया जाता है इसको, इसमें क्या क्या चीजें हैं, यानी कि 3 सेक्टर्स हम देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसके बाद हम इन तीनों सेक्टर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ये क्या होते हैं। इसके अलावा हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे क्लासिफाई करेंगे। यहां पर आप कुछ अलग अलग फोटो दिख रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। ये एक साहब है जो ईंटें बना रहे हैं, यहां पर कुछ बेचा जा रहा है। यहां पर कॉटन, कपास, यहां पर एक कूली है, सर पे बोझा उठाए हुए हैं, और न्यूज़पेपर बांटा जा रहा है। हर एक इंसान, हर एक आदमी विकास के बारे में अलग सोचता है। मैंने आपको पहले बताया था। सब अपना अपना काम कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी रोजी रोटी कमानी है। ये अपना काम करते हैं। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं, यानी जब अर्थव्यवस्था के काम जब आते हैं, तो जो भी काम जो पैसा लेके आती है, इनकम जनरेट करती है, कुछ पैसा निकल के आता है, उसमें से कमाया जाता है, उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जिससे पैसा पाया जाएगा, प्रॉफिट कमाया जाएगा, सैलरी कमाई जाएगी, तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे एक कंप्यूटर इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर बनाता है और प्रोग्रामिंग करता है, उसके बाद उसको बेचता है, तो पैसे मिलते हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, आर्थिक गतिविधियों को अगर हम डिवाइड करें, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे जो आपने चित्र में देखा, कॉटन, कपास, ये अपने आप उगती है, यानी अगर आप बीजे डालेंगे तो ये नेचुरल चीज है। आप डेयरी में जाएंगे, आप काऊ है, गाय या भैंस है, वो आप उनको चारा खिलाएंगे तो वो दूध देगी, वो नेचुरल है। मिल्क से आप फिर मिल्क प्रोडक्ट बना सकते हैं, घी है, चीज है, दही है, ये सब बना सकते हैं। तो जो भी चीज नेचर से आ रहा है, प्रकृति से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, क्रॉप से आ रहा है, इसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्राथमिक, जो बेसिक है ये। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है बेसिकली, या उस एग्रीकल्चर है या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। जैसे एनिमल हस्बेंड्री वगैरह आ गई, या फिशरीज आ गई, ये सब नेचुरली ऑकरिंग है ना। मुर्गी पालन हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गई, तो नेचुरल है ये क्रॉप से आता है। हमें जो, जिसे कहते हैं मदर नेचर देती है, उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर होती है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? कॉटन तो आ गया, कपास तो आ गया प्राइमरी सेक्टर से। अब कॉटन को आप क्या क्या बना सकते हैं? अब धागा बनाएंगे, थ्रेड बनाएंगे, फिर उसके बाद यार्न बनाएंगे, फिर वो गारमेंट बनेगा, टेक्सटाइल बनेगा, कपड़े लत्ते बनेंगे इससे। तो अगर आप कपास को एक कपड़े में तब्दील करना चाहते हैं तो कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग होगी, इंडस्ट्री होनी चाहिए। कपास को तो आप ऐसे नहीं पहन पाएंगे, कम से कम वो उसकी कुछ तब्दीलियां होती हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। तो अगर आप मिट्टी लें, उसको गरमाएं और फिर उसको ब्रिक बनाएं, तो सॉइल जमीन से आती है, प्रकृति से आती है। उसके बाद आप उसको ईंटा बनाते हैं, ईंट बनती है, गुम्मा। अब ये जो ब्रिक है, ये सॉइल से निकल के आया है। टेक्सटाइल जो है, कपड़े, ये कॉटन से, कपास से निकल के आया है। तो जब आप एक प्राइमरी जो प्रोडक्ट है, प्राइमरी सेक्टर से जो आ रहा है, उसको आप बनाते हैं ताकि यूज किया जा सके, उसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। ये यहां मैन्युफैक्चरिंग में आता है। अगर टेक्सटाइल बनाना है तो आपको प्राइमरी सेक्टर का कंटेंट होना चाहिए। बगैर कॉटन के आप टेक्सटाइल का क्या करेंगे? टेक्सटाइल तो नहीं बन पाएगा। अगर आपके पास शुगर केन है, गन्ना, जब आप शक्कर बनाना चाहते हैं, गुड़ बनाना चाहते हैं, तो आपको मोलासेस, तो आप
तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक आपके पास गन्ना नहीं होगा। इसका मतलब एक गन्ना आने के बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू होगा, फिर वो शुगर बन के आएगी, तब आपके चीनी आपके घर पे आती, चीनी आप खाते। गन्ना आप नहीं खा लेते, गन्ने आप शक्कर के लिए, चीनी के लिए यूज नहीं करते। ऐसी कॉटन आप नहीं यूज करते पहनने के लिए, उसको किसी तरीके से बनाना पड़ता है, तब आप उसका उपयोग कर पाएंगे। अब हम आते हैं जो सेकेंडरी सेक्टर, तो आप समझ गए, इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारी यहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, प्रोडक्शन हो रहा होता है। फिर हम टर्शरी सेक्टर पे आते हैं। टर्शरी सेक्टर क्या है? ये जो दो सेक्टर आपने देखे, प्राइमरी सेकेंडरी, जो सेकेंडरी, इनको सपोर्ट करने के लिए अब आपको देखिए कॉटन को इधर से उधर ले जाना पड़ेगा, कपास को, या मिट्टी को ले जाना पड़ेगा, या शुगर केन को ले जाना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर के इलाके में निकल जाएं आप तो बड़े बड़े ट्रैक्टर पूरा भर भर के शुगर केन लेके जाते हैं, वहां इंडस्ट्रीज है। तो कई लोग हैं जो कॉटन से टेक्सटाइल बना रहे हैं, कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कई लोग सॉइल, मिट्टी को ब्रिक बना रहे हैं। लेकिन अगर ये लोग जो हैं, लंच टाइम अगर इनका हो गया तो इनको खाना चाहिए, चाय चाहिए, शाम को इनको चाय चाहिए, कौन इनको देगा? वो इनको मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सर्विस कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ये खुद ना तो कॉटन में डील कर रहे हैं, ना तो खुद टेक्सटाइल में डील कर रहे हैं, लेकिन इनको ये मदद कर रहे हैं। बैंक हो गए, बैंक ना तो कॉटन से डील कर रहा है, ना टेक्सटाइल से डील कर रहा है, लेकिन बैंक क्या कर रहा है? इस इंडस्ट्री को लोन दे रहा है, इस इंडस्ट्री को पैसा दे रहा है। एक टेक्सटाइल बनाने के लिए एक स्किल होना चाहिए ना। ये स्किल कहां से आएगा? इसको कोई ना कोई पढ़ाएगा, तो टीचर होंगे। वो जो टीचर है वो एजुकेशन किसी डिपार्टमेंट से होंगे। ये एजुकेशन जो दे रहे हैं वो क्या है? वो टर्शरी सेक्टर में आते हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जो जो सेक्टर होते हैं उनको हम टर्शरी सेक्टर कहते हैं, सर्विस सेक्टर कहते हैं। ये सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको टीचर के बारे में बताया, मैंने आपको ऐसा बताया जो वॉशरमैन हो गया, बार्बर, आप बाल काट सकते हैं? अपने बाल काट सकते हैं? नहीं, आपको बार्बर के पास जाना पड़ेगा। आपके जूते आप खुद बना सकते हैं ना, आपको मोची के पास जाना पड़ेगा। लॉयर, अगर आपके पड़ोसी के साथ दिक्कत कोई हो गई तो लॉयर के पास जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इनकी सैलरी देनी है, इनकी अकाउंटिंग होनी है, ऑडिटिंग होनी है, इसके लिए ऑडिटर होगा। सर्विस सेक्टर, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। अब यहां पर कुछ मैं आपको डिवाइड यहां पर करता हूं एग्जाम्पल को। जरूरी यह है समझना कि ये सारे जो सेक्टर है ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये इनकी कोई फाइन बाउंड्री है, ये आपस में कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, ओवरलैप करते हैं। आप ये मानिए, अगर क्या होगा यदि फार्मर ने कहा कि हम शुगर का नहीं देंगे तो क्या होगा? इसका मतलब यह है कि अगर एक इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं तो उनको, वो फार्मर पे डिपेंडेंट है। अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई हम इंडियन मार्केट से खरीदेंगे नहीं कॉटन, हम जो है वो बाहर से मंगाएंगे, तो जो लोग कपास उगाते हैं वो तो या पहली चीज तो नहीं उगाएंगे, उसके अलावा दूसरा वो जो क्रॉप है कपास उगाना बंद कर देंगे, है ना। कॉटन का प्राइस भी कम हो जाएगा, बाहर से मंगाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसको कंज्यूम करने के लिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी तो होनी चाहिए। केवल कपास उगा के तो क्या आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं बेचना है, और बेचेंगे किसको? इंडस्ट्रीज को बेचेंगे, वो इंडस्ट्री भी तो होनी चाहिए। अब फार्मर जो है वो पहले जमाना होता था जब बैल के साथ काम किया जाता था, आज जो है पंपसेट है, आज इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है, आज पेस्टिसाइड चाहिए, आज उर्वरक चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, जो जिसे हम कहते हैं कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, कैसे हुआ, ये कहां से आएगा? ये बताएं, कोई पंप सेट कौन बनाएगा? फर्टिलाइजर, उर्वरक कौन बना रहा है? जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज कर रहे हैं वो कहां से आ रहा है? ट्रैक्टर कहां से आ रहा है? तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आ रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही आ रहा है ताकि आप इसको यूज कर सके, इसलिए इंटरडिपेंडेंट है ये। एक और चीज बताता हूं आपको, जो लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर में, उनको खाना चाहिए। अगर क्या होगा, यदि मान लीजिए लॉरी वाले, ट्रांसपोर्टर वाले, वो कहते नहीं हम गाड़ियां नहीं चला रहे, तो दोनों ही फंस जाएंगे। ना फार्मर अपनी चीज सेल कर पाएंगे, ना इंडस्ट्री वाले उनको कुछ मिल पाएगा।
तो जो आने जाने वाले हैं, यहां से वहां ले जाने वाले हैं, जो मदद करने वाले हैं, जो सपोर्ट करने वाले हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के दोनों बंद हो जाएंगे, रुक जाएंगे, एक तरीके से वो शिथिल हो जाएंगे। तो यहां पर सर्विस सेक्टर की बहुत जरूरत हो जाएगी। इसका मतलब कि वो लोग जो दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं, दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, उठाए हुए अपने कंधों पे, उनका क्या होगा? वो ये तीनों, आप समझ गए, तीनों बहुत इंटरडिपेंडेंट है, आपस में ये लोग गुथे हुए हैं। अब 3 सेक्टर्स को मैं, जो इकोनॉमी के हैं, जो अलग अलग क्षेत्रक हैं, उनको बताता हूं। इसको हम प्रोडक्टिविटी और पॉपुलेशन से देखेंगे कि भाई क्या प्रोड्यूस होता है और क्या पॉपुलेशन है। देखिए, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही होती है, इन तीनों सेक्टर को देख रहे हैं आप। अब होता यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये सेक्टर सही है, ये सेक्टर में कुछ कमी है, कोई सी ऐसी सेक्टर कम है, ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर इसका काउंट कैसे करें? हम फाइनल गुड और सर्विसेज को देखेंगे, जो चीज पैदा हो गई, जो चीज बन गई। मैं एक एग्जांपल देता हूं। 10,000 केजी जो है वो 8 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा गया। 10,000 केजी वो आप 8 रुपए पर केजी के हिसाब से हुआ। तो आप क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 केजी 8 रुपए का है तो 10,000 केजी 80,000 रुपए का हो जाएगा। आपको ये नंबर समझ में आएगा। अब ये अकाउंट जो है, क्या ये हम 80,000 कर लेंगे? ये तो अभी एक ही लेवल पे गए ना। अब देखो, तीनों सेक्टर पे जाना है हमें। अब हमारे लिए 5,000 कोकोनट है, हम कोकोनट को काउंट करने लगे कि 5,000 कोकोनट है, 10,000 कोकोनट है। अगर मान लीजिए एक कोकोनट 10 रुपए का आता है तो 50,000 के पूरे कोकोनट्स हो गए, 50,000 रुपए हो गए ना। हम क्या करेंगे कि सारे कोकोनट ले लीजिए जो पूरे हिंदुस्तान में है, सारे कंप्यूट कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए प्राइस से 50,000। क्या ये आइडिया हो सकता है कि हम कंपेयर कर चुके? इसका मतलब हम केवल 10,000 और 5,000 से कंपेयर नहीं कर सकते। हमको 10,000 इंटू 8 फाइनल प्राइस जो है, और 5,000 इंटू 10 यानी कि 50,000 जो फाइनल प्राइस है, उससे कंपेयर करेंगे। वो चीज कंपेरिजन। एक मिल है जो गेहूं को पीसती है, आटा बनाती है। तो मिल ने क्या किया, मिल ने 8 रुपए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 8 रुपए के हिसाब से ले लिया। अभी जो गेहूं है, इसको ग्राइंडिंग में जाना है, यानी अब ये गेहूं जो है वो आटा बनेगा। फ्लोर मिल कह दीजिए इसको, आटे की मिल। उसको लेती है, जैसे चावल है, चावल के वो बाहर की चीज निकालनी होती है चावल लाने के लिए। गेहूं में ऐसा चक्कर नहीं है। तो मान लीजिए इन्होंने कुछ पैसा लगाया, 8 से 10 रुपए हो गया, क्योंकि इसको ग्राइंडिंग वाइंडिंग में इलेक्ट्रिसिटी लगी, ये लगा वो लगा। अब इलेक्ट्रिसिटी, ये इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री, पहले इन्होंने क्या किया, एक जो है, जो फ्लोर मिल है, जिन्होंने केवल इसको गेहूं से आटे में बदला, 10 रुपए हो गया। अब ये इंडस्ट्री को दे रहे 10 रुपए में। अब बिस्किट कंपनी है, ये बिस्किट कंपनी है जो 8 रुपए में चला था, अब उनको 10 रुपए में मिल रहा है, क्योंकि 2 रुपए लग गए बीच में उसको आटे से बनाने के लिए, आटे से गेहूं से आटा बनाने में। अब ये आटा, वो गेहूं आटा बन गया आटे से, अब ये बिस्किट बना रहे हैं। तो बिस्किट में इन्होंने कुछ तेल डाला होगा, कुछ मीठा डाला होगा, सब कुछ किया। फिर उन्होंने 15 रुपए का रेट रख दिया कि पैकेट का 15 रुपए पर पैकेट। मतलब अगर 4 पैकेट है तो 4 पैकेट के हिसाब से आप कर लीजिए 60 रुपए। तो आप देखें कि 8 रुपए से शुरुआत हुई, उसको पीसा 10 रुपए हो गया, फिर उसके बाद वो 15 रुपए हो गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि 8 रुपए हमारा ये है या 10 रुपए ये है। हमको प्राइस जो है वो 15 रुपए लेना पड़ेगा। आप इसको समझिए, 8 और 10 को नहीं ले पाएंगे हम। हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो असली प्राइस होगा, ताकि हम अकाउंट कर सकें, कंपैरिजन कर सकें किसी से। अगर आपको एक तरीके से डिफरेंस बताने हैं तो इसके लिए हमें फाइनल प्राइस लेना पड़ेगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा है, वह है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी, इसको समझिए थोड़ा। आपने न्यूज में कई बार सुना होगा, जीडीपी भारत की गिर रही है, बहुत कम हो गई, कोरोना वायरस के बाद एकदम गिर जाएगी। क्या है? तो जो हम, जब भी फाइनल गुड की बात मैं कर रहा हूं, फाइनल गुड और सर्विस दोनों ले रहा हूं,
सर्विस बहुत ज़रूरी है, सर्विस जो सपोर्ट थर्ड सेक्टर टर्शरी सेक्टर है। तो जो पैसा, जो वैल्यू, जो अमाउंट है, जो फाइनल गुड्स का आ रहा है, सर्विसेज का आ रहा है, इन तीनों सेक्टर में, इन सारे सेक्टर में एक पर्टिकुलर ईयर में, एक पर्टिकुलर साल में जितना टोटल प्रोडक्शन है उस सेक्टर का, उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इसका मतलब जितना ज्यादा जीडीपी होगा उस देश की इकोनॉमी उतनी ज्यादा बड़ी होगी, स्ट्रांग हो गई। इसका मतलब आपने कहा कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है और जो भी सर्विस हो रही है, मतलब प्राइमरी सेक्टर का जितना भी प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो आपने ले लिया। सेकेंडरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है सब ले लिया। उसके बाद टर्शियरी सेक्टर में जो सर्विसेज हो रही है उनकी अमाउंट ले लिए, उन सबको जोड़ दिया, जीडीपी हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। एक सेक्टर अलग से लेंगे, उसका पूरा प्रोडक्शन लेंगे, फाइनल प्रोडक्शन कॉस्ट अलग कर लीजिए, दूसरा तीसरा, इसी तरीके से तीनों को जोड़ दीजिए, ये आपका जीडीपी आता है। ये आपको बताता है इकोनॉमी की हेल्थ क्या है, उसकी हालात क्या है, उसकी तबीयत कैसी है, कितनी बढ़िया इकोनॉमी है। हिंदुस्तान जो है वो 6वीं इकोनॉमी है वर्ल्ड की, और जर्मनी 5वीं है। और सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन है? फर्स्ट और सेकंड नंबर पे चाइना और अमेरिका, और फिर चाइना। तो अब आप देखें कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, 10 से 12% होनी चाहिए तो ताकि सब कुछ सही से रहे। हम लोग 5 और 6 पे थे, अब हम 4 पे आ गए। अब कोरोना वायरस या फिर ऐसा कोई वायरस आ जाता है, उसके बाद क्या होता है उसका हिसाब हम किताब देखेंगे, 2020 की बात कर रहा हूं मैं। तो कैसे हिस्टोरिकल, थोड़ा सा मैं आपको ऐतिहासिक तौर पे ले जाता हूं। हुआ क्या, जब इनिशियल स्टेज होता है तो प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। सब चीज जो है वो प्राइमरी सेक्टर से तो आ रही है, खाद्यान्न है, गेहूं है, चावल है, गन्ना है, जो भी आप कहें, गोश्त है, सब कुछ, अंडे है, सब उधर से आ रहे हैं। लेकिन जैसे ये फार्मिंग मेथड्स और बढ़े, तो क्योंकि अभी हमारे पास अच्छी मशीन्स हैं, अच्छे तरीके हैं, मॉडर्न तरीके आ गए, नए इनोवेशंस हो गए, इन्वेंशंस हो गए, तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो कम लोगों से ज्यादा पैदावार करने लगा। जब बहुत सारे लोग चाहिए थे, अब क्योंकि मशीनें आ गई तो वहां पर ज्यादा लोगों की जरूरत रही नहीं। अब बहुत अच्छे तरीके से कम लोग इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो लोग आ गए इंडस्ट्री में। कुछ लोग जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में आ गए, वो गाड़ी चलाने लगे, वो टैक्सी चलाने लगे, वो इधर उधर ट्रांसफर करने लगे चीज़ों को। उसके बाद क्या हुआ कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया इकोनॉमी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है, आप देखें कितनी सारी, मुंबई को देखें, इतनी सारी मिल्स वो हुआ करती थी वहाँ पे। आज भी हर जगह जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं वहाँ पर आप मिल्स देखते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देखते हैं। तो जो सेकेंडरी सेक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जॉब दे रहा था वो। जो अलग अलग इंडस्ट्री है, जैसे उन्होंने फूड प्रोसेसिंग शुरू कर दी, सामान बनाना शुरू कर दिया, कपड़े बनाना शुरू कर दिया, ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया। सारा काम जो है यहीं पे मोड नहीं चल रहा था। तब ये जैसे जैसे बढ़ा, अब इनको बैंक चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य चाहिए, पढ़ाई चाहिए, तभी तो काम कर पाएंगे। अगर इनके पास एजुकेशन नहीं होगी तो कैसे काम करेंगे? इसका मतलब यहां पर तीसरी सेक्टर आ गया। तो जो तीसरा सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर हो गया, सबसे बड़ा सेक्टर हो गया तीसरा सेक्टर। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना शुरू किया। आप देखेंगे आपके जितने भी दोस्त हैं या बैंक में होंगे या फिर डॉक्टर होंगे या फिर पढ़ा रहे होंगे मैक्सिमम, क्योंकि यही सेक्टर, और जीडीपी में सबसे ज्यादा रोल इसी का है। ये भी बता दो आप, मैं ये बोल दिया मैंने, लेकिन अब मैं आपको इसको प्रूव करूंगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर जो हिंदुस्तान का है, इसको जरा मैं आपको ग्राफ से दिखाऊं। 1973 की बात है, 2003 की बात है, 2011 का भी है हमारे पास डेटा, 2020 तक का भी है। पहले मैं आपको एक आइडिया बताता हूं। यहां पर क्या है, जो प्राइमरी सेक्टर है ये बड़ा, जो सेकेंडरी सेक्टर भी बड़ा, लेकिन जो तीसरा सेक्टर है टर्शियरी सेक्टर, ये बढ़ा नहीं, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ा। ये अच्छा खासा बढ़ा। कितना कम था पहले? देखिए 20,000 से 30,000 करोड़, और आज कितना है ये? अब नंबर देखिए। तो 73-74 में जो प्राइमरी सेक्टर था वो जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का था, सबसे ज्यादा। फिर जब हम 2013-14 की बात करता हूं, मैं आज की बात करता हूं,
सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है 40 से 50%, बल्कि कई बार ये 60% तक हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी में कौन सा सेक्टर दे रहा है? टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। अब सवाल ये है क्यों? सवाल उठता है भाई क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अभी मैंने आपको पिछले डिस्कशन में अभी जवाब दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा और देखेंगे। जो टर्शियरी सेक्टर है ना, ये प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी, उनको सपोर्ट चाहिए। बगैर सपोर्ट के काम नहीं चलेगा। कोई भी डेवलपिंग कंट्री हो, डेवलप्ड कंट्री हो, उनको हॉस्पिटल होना ही होना, उनको पोस्ट चाहिए, पुलिस स्टेशन चाहिए, टेलीग्राफ होगा, मोबाइल हो गया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चाहिए, नगर निगम चाहिए, बैंकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। मैं बोल बोल के थक जाऊंगा, लेकिन वो उनकी लिस्ट खत्म नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि सरकार, एक तो सबसे तो सरकार को ये एक जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है, और ये भी सर्विसेज के लिए भी हमें देखना पड़ेगा। तो जो फैक्टर्स है इसके पीछे, किस तरीके से ये तीसरा जो सेक्टर है इसने होल्ड किया, जो एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री, जब इसकी ये बढ़ा, क्योंकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ही तो थी पहले, लेकिन जैसे ये बढ़ी, आज इस लेवल पर बढ़ गई हैं कि इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको सर्विस के, हमको ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रेड चाहिए, स्टोरेज चाहिए, बैंकिंग चाहिए। इसके अलावा अगर ये सपोर्ट नहीं होगा तो ना तो पहली काम कर पाएगी, ना तो दूसरी कर पाएगी। पहले इंजीनियरिंग हुआ करती थी सिविल में, आज इंजीनियरिंग होती है एग्रीकल्चर में, राइट? तो आज चीजें चेंज हो गई। तो इसका मतलब किसी भी जगह आप जाएं, जो थर्ड सेक्टर है वो बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बहुत सारे लोग कहाँ एम्प्लॉयड हैं, कहाँ नौकरी कर रहे हैं? एक जो पहली और चीज मैंने दूसरी बताई, दो आंसर्स मैंने आपको बताया क्यों बढ़ रहा है। फिर उसके बाद देखिए इनकम लेवल। देखिए होता क्या है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गई या बाकी इंडस्ट्री है, इसमें ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में ये इनको सर्विस सेक्टर चाहिए। लेकिन जब भी इनकम लेवल बढ़ता है, जब पैसा बढ़ता है, तनख्वाह बढ़ती है, तो आप क्या करेंगे? आप बाहर जाएंगे, आप अच्छे रेस्टोरेंट में खाना चाहते हैं, आप अच्छे स्कूल में बच्चों को भेजेंगे, है ना? ये सारी, आप अच्छी कार लेना चाहते हैं, तो कौन देता है? ये टर्शियरी सेक्टर। खाना आपको टर्शियरी सेक्टर खिला रहा है। तो फिर आईसीटी आ गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन आईसीटी। आप मोबाइल के बगैर और डेटा के बगैर रह सकते हैं? इंटरनेट के बगैर आप रह सकते हैं? मुझे नहीं लगता, कोई भी नहीं रह सकता आप। तो ये आईसीटी आ गया, ये क्या है? टर्शियरी सेक्टर ही तो है। एक नया सेक्टर आ गया जो कुछ ही सालों से आया है, 10-15 साल ही हुए, लेकिन अब इसने टेक ओवर कर लिया है। यहां पर मैं आपको शेयर दिखाता हूं, इससे आइडिया मिलेगा। 2003 बहुत साल हो गए इस बात को, 17 साल पहले की बात हो गई, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें एक आइडिया मैं आपको लगाने के लिए दूं, तो आप थोड़ा बहुत शेयर जो सेक्टर है जीडीपी का, वो टर्शियरी का बड़ा है, एग्रीकल्चर का घटा है और दूसरे वाले का भी घटा है। अब एम्प्लॉयमेंट देखिए, एम्प्लॉयमेंट में टर्शियरी सेक्टर जो है, मतलब जो सर्विस सेक्टर है वो दे तो रहा है इकोनॉमी में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा वो। आप देखें दूसरे में भी कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो उस तरीके का एम्प्लॉयमेंट उस तरीके से नहीं दे पा रहा जितना उसको देना चाहिए, और प्राइमरी सेक्टर में ही है। तो ऐसा क्यों? यहां क्या मसला हो गया कि अगर सर्विस सेक्टर दे रहा है, तो हमने जो पहला जो 73-74 का देखा, 40% जो है वो प्राइमरी सेक्टर जीडीपी में दे रहा था, सेकेंडरी सेक्टर है 12 और 48%, 12 जो है सेकेंडरी सेक्टर और 48 टर्शियरी सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया, क्योंकि अगर ये क्षेत्र बढ़ रहा है तो इसका मतलब लोग काम कर रहे होंगे तभी तो बढ़ रहा होगा। इसका मतलब कि 74% जो है वो प्राइमरी सेक्टर में थे, मतलब 74%, अगर आप 72-73 के लेंगे, केवल 15% जो है वो टर्शियरी सेक्टर में थे, केवल 15%। अब मैं आपको 13-14 का आंकड़ा देता हूं। 13-14 का ये है कि यहां पर जो टर्शियरी सेक्टर में, मतलब वहां पर 67% लोग चले गए। मैंने जैसे 60% की बात की थी आपसे, 67% लोग वहां काम कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर केवल 12% हो गया, लेकिन प्राइमरी सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर है, सबसे कम जीडीपी में वो दे रहा है और सबसे ज्यादा लोग उसमें काम कर रहे हैं। आपको समझ में आ रही बात मैं कह रहा हूं?
कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो मात्र 1/4 जीडीपी में दे रहा है, लेकिन 3/4 जो लोग हैं वो सारे प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में जो प्रकृति से चीजें आ रही हैं उनमें काम कर रहे हैं। जो टर्शरी है यहां पर इतने सालों में 14 गुना बढ़ गया है, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट देखें तो केवल 5 गुना बढ़ा है। जीडीपी में इसका रोल 14% बढ़ गया है, 14 टाइम बढ़ गया है, लेकिन लोग जो है वो केवल 5% बढ़े हैं, 5 टाइम्स बढ़े हैं। इसका मतलब प्राइमरी सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, लोग कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में वो टर्शरी में नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आता है। इसको समझिए, डिस्गाइज मतलब क्या होता है। एक साहब देखिए, ये एक जमीन है, यहां पर 5 लोग काम कर रहे हैं। एक जमीन है और मान लीजिए घर की जमीन है और जो 5 हैं वो काम कर रहे हैं, हर आदमी इन्वॉल्व है, माँ बाप, बच्चे। छोटा लैंड है, अगर मान लीजिए छोटा लैंड है, अगर 2 भी ले लेना तो ये काम हो जाएगा, प्रोडक्शन में कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हमने केवल 2 ही ले लिए ना, 5 जो काम कर रहे हैं उनमें से 2 केवल काम कर रहे हैं तो भी काम चल जाएगा। इसका मतलब जो बाकी 3 है वो कोई और काम कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी काम कर रहे हैं, वो खुश भी हैं। ये जो तीनों हैं ये एक्चुअली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, उनको यहाँ एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए। इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब जितने जरूरत है खेती में उससे ज्यादा लोग यहाँ लगे हुए हैं। अगर हम 2 कर लें तो इन तीनों को हम यहां से एग्रीकल्चर से हटा दें तो ये अंडर एम्प्लॉयड है। ठीक, बहुत ज्यादा लेबर लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रोडक्शन उतना ही होता है जितना 2 लोग करें। अब ये अंडर एम्प्लॉयमेंट आपने तरीका देखा। एक ऐसा तरीका भी होता है जहां पर लोग काम कर रहे हैं लेकिन वो अपनी पोटेंशियल से आधा काम कर रहे हैं, 1/4 काम कर रहे हैं। मान लीजिए किसी के पास नौकरी नहीं है, एक ऐसा आदमी जो 100 रुपए कमा सकता है वो 20 रुपए कमा रहा है केवल मेहनत के टर्म्स में। देखिए, इसका मतलब उनका जितना पावर है, जो उनकी वर्किंग एबिलिटी है, उतना वो नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? यहां पर जो पहली सिचुएशन देखी मैंने, इसमें बड़ा डिस्गाइज सा चक्कर हो गया। उनको लग रहा है मन में वो डिस्गाइज है, मतलब मजा आ रहा है, उनको लग रहा है हम तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो कर ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उन तीनों को हटा दिया जाए तो 2 तो वैसे ही बना देंगे। तो एग्रीकल्चर में जितने जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो छुपा हुआ है। इसका मतलब एक आदमी के पास नौकरी नहीं है तो वो पता लग जाता है कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, लेकिन एक आदमी जिसको नौकरी है लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि उसके पास नौकरी नहीं है। जैसे ये बाकी जो इसमें जो 3 लोग हैं, उनको वो मान रहे हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन उनको वो एम्प्लॉयड नहीं है क्योंकि वो जबरदस्ती काम कर रहे हैं जहां उनकी जरूरत नहीं है। तो तीसरा सेक्टर जो मैंने आपको बताया वो अच्छा खासा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, 60% से ऊपर ये, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा है। वो जीडीपी में उसका रोल तो है। तो कैसे हम एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करें, क्या तरीका हो सकता है? इसका तरीका ये हो सकता है, सरकार क्या कर सकती है, बाकी और संस्थाएं क्या काम कर सकती है। पहली चीज तो ये है कि इनको लोन दिया जाए, इनको ऋण दिया जाए थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट पे। अगर आप 12-12, 15-15% में देने लगे तो फिर काम नहीं बन पाएगा। आपको 3 या 4% पे देना पड़ेगा, कम इंटरेस्ट पे आप लोन दीजिए। इसके अलावा मान लीजिए डैम बनाना है, बड़ा बड़ा डैम, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, वहां वैसा काम जो है वो लगाया जाए। इससे क्या होगा कि डैम लगाएंगे तो बहुत सारे सर्विस सेक्टर को काम मिल जाएगा। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज है कि इधर से उधर ले जाना है और स्टोर करना है चीज़ों को ताकि वो ट्रांसपोर्ट किया जा सके, तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा कई ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जैसे शहद की इंडस्ट्री है, बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, छोटे मिल्स हो सकते हैं, और हनी वाला वो हो सकता है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उनको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अगर अच्छी एजुकेशन, अच्छी ट्रेनिंग होगी वो दी जा सकती है। फिर हमको ये देखना होगा कि कौन सा ऐसा एरिया है, अगर एक ऐसा एरिया है जिसको हम टूरिस्ट साइट बना सकते हैं,
जो अंग्रेज करके चले गए वही हम कर रहे हैं। अभी भी मसूरी, अभी भी माउंट आबू, अभी भी हमारे लिए जो शिमला, ये हमारे लिए टूरिस्ट साइट है, लेकिन हमको और बढ़ाने हैं। गवर्नमेंट कुछ वेलफेयर स्कीम लगा सकती है, जैसे अपनी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा कम कर दे, हॉस्पिटल बना दे, तो सरकार भी इसमें बहुत सारा काम कर सकती है सर्विस सेक्टर में लोगों को जॉब देने के लिए। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, एम्प्लॉयमेंट और किया जाए। यहां पर एक पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर आप देखें कि गुड़ बना रहे हैं। ये साहब जो है, ये शुगर, गांव में गुड़ चलता है, शहर में अक्सर चीनी चलती है। तो सरकार इनमें मदद कर सकती है, कुछ सब्सिडी दे दे, कुछ थोड़ी मदद कर दे, थोड़ा हेल्प मिल जाएगी इनको, तो ये थोड़ा काम कर लेंगे। एक और चीज आती है इसमें, इंफॉर्मेशन। जैसे जो पहले योजना आयोग था, जो प्लानिंग कमीशन, अब नीति आयोग कहा जाता है उसको, वो एजुकेशन में बहुत सारे जॉब दे सकते हैं। हमको टीचर्स बहुत ज्यादा चाहिए, हमको डॉक्टर बहुत ज्यादा चाहिए, हमको ट्यूटर्स बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे लिखेंगे उतना ज्यादा हम और देश को आगे बढ़ा पाएंगे, है ना। जो अनपढ़ लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, वो हिंदू मुस्लिम में लग जाते हैं, वो आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते देश को। पढ़ाई बहुत जरूरी है, उसके लिए बहुत सारा ये काम किया जा सकता है। अब मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं कि 20 लाख नौकरियां केवल एजुकेशन सेक्टर जो है 20 लाख दे सकता है। ये मैं आज की बात नहीं बता रहा हूं, आज की बात तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऐसे छोटे छोटे जॉब हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म जॉब। जैसे सरकार ने काम किया है, वाकई एक ऐसी चीज सरकार ने करके दे दी जो हमारे लिए लैंडमार्क होगी, मनरेगा। एक्चुअली वो ये महात्मा गांधी, ये है महात्मा गांधी, MG है ये, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। इसको मनरेगा बोलते हैं, नरेगा बोलते हैं आजकल। ये 2005 में एक एक्ट पास हुआ। इसमें यह इनिशिएटिव लिया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये काम देगी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मनरेगा के तहत। इसका मतलब ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, लोगों को जॉब देना है। तो इस एक्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, जो गांव के इलाके हैं, जो भी लोग काम कर सकते हैं, जो भी फिट है, वो उसमें लिस्टेड है। अगर वो काम कर सकते हैं तो उनको गारंटीड है 100 दिन का नौकरी देना। 100 दिन का नौकरी देना का मतलब क्या होगा? 3 महीने से ऊपर। कोई भी जगह ले लीजिए आप, 365 दिन होते हैं, 3 महीने से ऊपर आपको नौकरी मिल रही है, मतलब आपको रोटी की लाले नहीं होंगे, तो आपको सरकार 100 दिन का काम देगी ही देगी। अगर गवर्नमेंट ये नौकरी नहीं दे पाई, आपको 100 दिन का काम नहीं दे पाई, 3 महीने से ऊपर का काम नहीं दे पाई, तो आपको जैसे गड्ढा खोदना है, दीवार बनाना है, जो भी काम वहां के पंचायत या फिर जिला पंचायत दे सकती है आपको। तो ये गारंटी एक्ट है, इसमें शब्द है गारंटी। इसका मतलब ये है कि वो एक तो आपको काम देगी, और अगर आपको काम नहीं दे पाती है तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मान लीजिए 2 महीने में से 3 महीने में से 2 महीने काम दिया तो 1 महीने का आपको पैसा मिल जाएगा। यहां पर मैं आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे कहते हैं ना, कुछ फॉर्मल है, कुछ इनफॉर्मल है। एक कांता है, कांता एक काम कर रही है ऑफिस में, सुबह 9:30 बजे पहुंचती हैं, 5:30 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है, रेगुलर सैलरी है, इनको फंड भी मिलता है, प्रोविडेंट फंड है, बाकी मेडिकल अलाउंसेस मिल जाते हैं, संडे इनकी छुट्टी होती है, पेड हॉलीडे है। और इन्होंने जब अपॉइंटमेंट लेटर जब मिला तो उसमें पूरे टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर लिखे थे कि भाई आपको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है। तो बड़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज है, सब चीज़ें फॉर्मल है ना, सब चीज़ें लिखी हुई है, उनको पता है। अब कमल के बारे में सोचिए, एक कमल है, ये कांता का नेबर है, ये एक दुकान में काम करते हैं, एक ग्रोसरी शॉप में काम करते हैं, जो परचून की दुकान हम कहते हैं। ये जाते तो 7:30 पे है, लेकिन इनका आने का समय कोई नहीं है। ये केवल इनको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, इनको अलाउंसेस नहीं मिलते। कभी ये नौकरी पे नहीं जाते तो इनकी तनख्वाह काट दी जाती है। इनको कोई लेटर नहीं है, ये आपस में बात कर ली और इनकी वर्बल अंडरस्टैंडिंग हो गई मालिक के साथ। ये कभी भी नौकरी छोड़ सकते हैं, और जो साहब है मालिक, वो कभी भी इनको नौकरी से हटा सकते हैं।
यही अंतर है। ऑर्गेनाइज्ड, कांता ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, कमल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसका मतलब अंतर ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये है कि वो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के साथ, सरकार के साथ, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन फॉलो करते हो। अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है, असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र इसको कहते हैं। तो जो लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे कांता, जो कांता है उनको सिक्योरिटी है एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि सुरक्षा है, जॉब की सुरक्षा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी रखा जा सकता है। अच्छा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिल्कुल 8 घंटा, जैसे 40 घंटे काम करने हैं, सैटरडे संडे ऑफ मिल जाता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसमें कोई टाइम नहीं है, कोई अगर एक्स्ट्रा काम किया उसका कोई पैसा नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को पेड लीव मिलती है, छुट्टियां मिलती है, एलटीसी मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेच्युटी मिलता है, मेडिकल बेनिफिट मिल जाते हैं, कोई बीमार हुआ सरकार पैसा दे रही है, मतलब सारे के सारे बेनिफिट जो है वो मिल जाते हैं। कुछ खरीद रहे हैं, कुछ सरकार जो है कई चीज़ें वो सरकार रिफंड कर देती है, कैंटीन फैसिलिटी मिल जाती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सोचें, एक आदमी 10 या 12,000 15,000 कमा रहा है, हर जगह टैक्स भी दे रहा है, जब भी कुछ खरीदता है टैक्स देता है, क्या हाल है उसका? घर चला पाएगा वो? तो एग्जाम्पल जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर का, वो है ऑर्गेनाइज सेक्टर के एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, सारे सरकारी लोग जो बैंक में है, बड़े बड़े बैंक फर्म में है। अनऑर्गेनाइज जो है वो बेचारे जो घर में पढ़ा रहे हैं, जो डेली वेज वर्कर है, मजदूर के काम करते हैं, जनरल स्टोर्स वगैरह के काम कर रहे हैं, ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो यहां पर जो संगठित और असंगठित क्षेत्र है, इसमें हमने देखा कितना अंतर है। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे, उनको कम सैलरी मिल रही है, उनका शोषण हो रहा है। कई है ऐसे जो डेली काम कर रहे हैं और नौकरी की कोशिश भी कर रहे हैं। तो सरकार का जरूरी हो जाता है कि वो लोग जो काम कर रहे हैं बेचारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में, तो उनको देखना पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए काम करना पड़ेगा। कैसे इनको प्रोटेक्ट किया जाए? नोटबंदी की गई थी, बहुत बड़ी मार मिली इन बेचारों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ये जो साहब है, इनकी नौकरी चली गई, ये फैक्ट्री बंद हो गई, अब ये अपने बैठे हुए हैं, पान मसाला वगैरह बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। कुछ और बताता हूं मैं आपको, हो क्या रहा है। ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, वहां पर जो असंगठित क्षेत्र है, वहां पर कई लोग हैं जो कंपनी चला तो रहे हैं, वो कोशिश करते हैं कि टैक्स बचा लें, मतलब वो अनऑर्गेनाइज की तरह काम करने लगते हैं। यानी वो लोगों को लगता है कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन जो कंपनी है वो अनऑर्गेनाइज की तरह काम कर रही है। उनको पूरे पैसे नहीं दिए जा रहे, उनको पूरी तरीके से गवर्नमेंट के सारे रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जा रहे, मतलब कम पैसा मिल रहा है उनको जो उनको मिलना चाहिए। हमको एक प्रोटेक्शन तो देना पड़ेगा इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, असंगठित क्षेत्र को, सरकार को सपोर्ट तो देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो लोग हैं, कौन है? लेबरर है या आर्टिसंस है, कारपेंटर हो गए, प्लम्बर हो गए। 80% जो रूरल हाउस होल्ड है गांव के, वो छोटे हैं, वो केवल उसमें बहुत छोटे फार्मर, सबके पास बड़े बड़े वो नहीं होते, लैंड नहीं होता, छोटे छोटे लोग हैं। इसमें लोगों को, फार्मर को, आपको सीड के लिए, एग्रीकल्चर ठीक से हो, क्रेडिट देना पड़ेगा, थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, कहाँ बेचना है वो है। अर्बन सेक्टर में आ जाइए, यहां पर वो कैजुअल वर्कर है, एक जगह खड़े हो जाते हैं लोग, उनको लेके जाते हैं, कभी काम मिल रहा है, कभी ना काम नहीं मिल रहा है। जो लोग सड़कों में चीजें बेच रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी है जहां पर छोटी मोटी चीजें बन रही है, वहां पर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, उनके प्रोडक्ट को बेचना, यहां पर भी जरूरी हो जाता है। कम से कम इनको हम प्रोटेक्ट करें, गरीबों को प्रोटेक्ट करें। और जो भी बैकवर्ड आते हैं ना, आप देखेंगे वो माइनॉरिटी से आते हैं या फिर बैकवर्ड क्लास से आते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम्स, आपने देखा होगा, सारे जो छोटे काम कर रहे हैं वो ये लोग कर रहे हैं। इनका सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है, साथ में बेचारे ऐसा काम कर रहे हैं। अगर देश का, अगर हमको प्रगति करनी है तो इन सब का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, वरना काम नहीं बनेगा।
अब मैं आपको जो क्लासिफिकेशन हम देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटी का हमें क्लासिफिकेशन करना है, तो दो इसमें है, दो सेक्टर है। एक जो जिसको मिला हुआ है, यानी पहली चीज क्या है कि मालिक कौन है और कौन रिस्पॉन्सिबल है जो सर्विस डिलीवरी हो रही है। आप इसको समझिए, इन एक्टिविटीज को हम दो तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। पहला प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर वो होता है यहां पर गवर्नमेंट के पास सर पूरा पावर है, सारे एसेट को गवर्नमेंट ने के पास का कंट्रोल है और सारी सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट देती है, जैसे रेलवे और पोस्ट ऑफिस। जब पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ की ओनरशिप जो है वो किसी एक के पास हो सकती है या किसी ग्रुप के पास हो सकती है। जैसे टाटा, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हो गए। ठीक, तो पब्लिक सेक्टर कौन से हो गए, मैं उसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं। देखिए, पब्लिक सेक्टर मतलब ये है सरकारी तंत्र, और प्राइवेट सेक्टर मतलब निजी तंत्र। इसका मतलब सरकार जो चीज दे रही है, काम दोनों का एक ही है। देखिए, प्राइवेट में मेन चीज है कि प्रॉफिट चाहिए उनको। हर आदमी जो कमाता है ना, हम प्राइवेट इसमें प्राइवेट और पब्लिक में नहीं भेद करें, मेन चीज है सबको पैसा कमाना है, हर आदमी चाहता है प्रॉफिट मिले। प्राइवेट बेचारे मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को वो नौकरी दे रहे हैं, है ना, हर आदमी काम कर रहा है। और पब्लिक जो है वो उनका मेरा काम ये होता है कि भाई मदद करें, मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सस्ते में मिल जाता है, एजुकेशन सेक्टर बेटर, ये पब्लिक का काम होता है, पब्लिक सेक्टर में कोशिश की जाती है। तो गवर्नमेंट वाला जो सेक्टर मैंने बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि रोड बनाना, ब्रिज बनाना, रेलवे बनाना, ये सबकी जरूरत है। हर आदमी नहीं बना सकता, कोई ऐसी आप ब्रिज अपने लिए बना सकते हो, अपने लिए ट्रेन चला सकते हो, नहीं हो सकता ना, है ना। तो ये सारे काम सरकार को ही करने पड़ेंगे, जहां पर बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, जिसको और कोई नहीं कर पाएगा। इसका मतलब जो पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, एफर्ट बहुत ज्यादा लगेगा, ये जो फैसिलिटी है, जो रोड है, वो सबके लिए है, ब्रिज सबके लिए है, ट्रेन सबके लिए है, डैम सबके लिए है। एक और चीज इसमें आती है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, ये निजी क्षेत्र जो है, जिसका वो बढ़ नहीं सकती अगर उनको गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे। मान लीजिए एक इंडस्ट्री बनाई जाए, प्राइवेट सेक्टर एक इंडस्ट्री बनाना है, लोगों को नौकरी मिलेगी, लोगों को बहुत जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट करेगी। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट इतना ज्यादा है कि कोई चीज को बनाने का कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट इनको इलेक्ट्रिसिटी दे, थोड़ा सब्सिडाइज कर दे, मतलब 100 रुपए की अगर इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इनको 20 रुपए में दे, 80 अपने जेब से दे दे, इसे सब्सिडी कहते हैं। इसका मतलब सरकार को खर्च करना पड़ेगा, सरकार को मदद करनी पड़ेगी, सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा इस प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर अपना बिजनेस नहीं कर पाएगा जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट ना हो। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो ये सारे प्राइवेट सेक्टर जो बहुत लाखों लोगों को जॉब देता है वो भी बढ़ जाएगा। वो एक जैसे फेयर प्राइस शॉप है, आपको पता होगा कि जो अगर फार्मर कुछ प्रोड्यूस हो या कंज्यूमर वहां जाके खरीद सके, पीडीएस सिस्टम हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहां पर वो लोग जो वाकई में पैसा चाहिए, मतलब पैसा उनके पास कम है और वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाते हैं, राशन की दुकानों में जाते हैं, खरीदते हैं वहां पर। तो ये जो चीज़ है, आप एलिमेंट्री एजुकेशन बढ़ा सकते हैं, हेल्थ सिचुएशन बढ़ा सकते हैं। कैसे? इसी तरीके से पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ना, ग्रो करेगी। पॉपुलेशन को अच्छा बनाना, ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा अगर आप बच्चे देखें हमारे यहाँ क्रिटिकली इल है या माल न्यूट्रिशन है, मतलब पौष्टिकता नहीं मिली उनको, खाना नहीं मिल रहा उनको। जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है उड़ीसा में 87 है, मध्य प्रदेश में 85 है, मतलब 1000 बच्चे पैदा होते हैं, 80-90 बच्चे जो हैं वो 1 साल के भी नहीं हो पाते। पानी साफ नहीं है, पानी साफ नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिल रहा। जो आगे के बच्चे हैं अगर वो कुपोषित होंगे तो आगे कैसे काम होगा। और खासतौर पे जो हाशिए में लोग हैं, गरीब हो गए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम्स, जिनको वाकई में बहुत सालों से हालत खराब है उनकी, तो क्या होगा उसका। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।